Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 14। मुंबई, सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज। जैसे ही शंभू ने आकर सत्या को बताया कि मिष्टी की सांस नहीं चल रही, सत्या हैरान रह गया। एक पल के लिए उसकी खुद की हार्ट बीट स्किप हो गई थी। वो तुरंत केबिन से बाहर निकला और भागते हुए बाहर की तरफ आया, जहां पर मिष्टी काम करती थी। उसे मिष्टी वहां कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जब उसकी नजर सामने की तरफ गई तो उसके होश उड़ गए। मिष्टी उस जगह पर थी जहां पर उसका कोई काम नहीं होता था, और वहां पर तो बड़े बड़े धुरंधर हार मान जाते थे। मिष्टी तो चीज क्या थी। वो तुरंत उसके पास आया। लोगों ने उसे पूरी तरह से घेर रखा था। जैसे ही रोशनी ने सत्या को देखा, वो तुरंत बोली, सत्या भाव देखिए ना, मिष्टी को पता नहीं क्या हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रही है, उसे होश नहीं आ रहा। मैंने उसे मना किया था वो ये काम ना करे, लेकिन वो नहीं रुकी, उसकी सांस भी नहीं चल रही। अगले ही पर सत्या जोर से चिल्लाया, खबरदार, अगर फालतू की बकवास की तो मेरी बंगालन को कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो सकता मेरी बंगालन को, ऐसे कैसे उसकी सांस रुक जाएगी। जब जब तक ये सत्या सूर्यवंशी जिंदा है तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। एक बार मिष्टी को खुद से दूर जाने की तकलीफ उसने महसूस की थी, जब हर्षाली ने उसे कोठे पर बेच दिया था। अब दोबारा इस फीलिंग को महसूस करना सत्या के बस की बात नहीं थी। उसने जल्दी से मिष्टी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। शंभू रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, तुम सबको संभालो। रोशनी ने अपना सर हाँ में हिलाया और शंभू तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसने जल्दी से अब डॉक्टर को कॉल कर दिया था। वही सत्या मिष्टी को लेकर अपने ऑफिस में आया और उसने मिष्टी को सोफे पर लेटा दिया। मिष्टी की सांस सच में बहुत ज्यादा धीमे चल रही थी, जैसे किसी भी पल रुक जाएगी। सत्या ने जल्दी से साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और उसमें से पानी की कुछ बूंदें मिष्टी के चेहरे पर डाली, लेकिन मिष्टी को होश नहीं आया। उसकी पलकें तक नहीं फड़फड़ाए। सत्या का दिल अब और भी ज्यादा घबराने लगा। वो तुरंत नीचे जमीन पर बैठकर मिष्टी के हाथ पैर रगड़ने लगा। उसके हाथ पैर रगड़ते हुए सत्या का ध्यान मिष्टी के हाथों पर ही था। रस्सी खींचने की वजह से उसके हाथों पर जख्म हो चुके थे। सत्या गुस्से से बोला, मैं ही पागल हूँ साला जो तुझे कारखाने लेकर आया। न तुझे कारखाने लेकर आता और ना ही तेरी ये हालत होती। दिमाग पता नहीं कहाँ घास चरने गया था मेरा, जो मैंने तेरी बात मान ली। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और साथ ही साथ उसके चेहरे पर मिष्टी के लिए बेहद फिक्र भी नजर आ रही थी। वो मिष्टी का हाथ जोर जोर से रगड़ रहा था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और शंभू बोला, भाव डॉक्टर आए हैं। सत्या ने तुरंत गुस्से से कहा, आया है तो आरती उतारू क्या? जल्दी से अंदर लेकर आ। शंभू तुरंत बाहर गया और डॉक्टर को अपने साथ लेकर केबिन में आया। डॉक्टर ने मिष्टी का चेकअप किया। मिष्टी को देखते ही साफ पता चल रहा था कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके अंदर जान बची भी है, ये भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चला था। डॉक्टर मिष्टी का ट्रीटमेंट करते हुए बोले, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है सत्या भाव, क्या इन्होंने खाना नहीं खाया है? ऐसा लग रहा है जैसे कई दिन हो गए इन्होंने कुछ खाया ही ना हो। सत्या तुरंत बोला, हाँ वो थोड़ा सा नाराज चल रही है। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर बोले, नाराजगी अपनी जगह और खाना पीना अपनी जगह होता है सत्या भाव, आप प्लीज इनका ख्याल रखिए। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम इन्हें खो भी सकते हैं। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ लिया था। वो दांत पीसते हुए बोला, फालतू की बकवास करी ना तो मेरी बंगालन तो छोड़, तुझे पूरी दुनिया में तेरा खुद का इलाज करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बता मेरी बंगालन को होश कब आएगा? उसे दवा दे और चला जा यहाँ से। डॉक्टर उसकी धमकी सुनकर डर गए। वो तुरंत अपना सर हाँ में हिलाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सत्या ने किसी मुर्गी को अपनी पकड़ में कस रखा हो। एक झटके से उसने डॉक्टर को छोड़ा और डॉक्टर ने तुरंत मिष्टी को इंजेक्शन लगाए और कुछ दवाएं सत्या को दी। दवाइयों को देखकर भी सत्या गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि दवाएं तो उसके पास पहले भी थी, जो दूसरे डॉक्टर ने मिष्टी के लिए दी थी, लेकिन मिष्टी वो दवाएं ले कहाँ रही थी। वो दवाएं लेना तो दूर कुछ खा पी नहीं रही थी। मुश्किल से आज उसने एक सूखी रोटी खाई थी। डॉक्टर वहां से जा चुके थे। उनके जाने के बाद सत्या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, जितना दिमाग तूने मेरा खराब किया है ना बंगालन, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। कसम से अगर तू साला मेरा प्यार नहीं होती ना तो तुझे पटक पटक कर मारता मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सच में हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। मिष्टी कुछ देर बेहोश रहने वाली थी, लेकिन अब सत्या को तो एक पल भी चैन की सांस नहीं आने वाली थी।
वो मिष्टी के पैरों के पास ही बैठ गया और चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। वो कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर मिष्टी के सिर के पास आकर उसने मिष्टी का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। तकरीबन 15-20 मिनट हुए थे कि मिष्टी ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने सत्या का चेहरा अपने सामने देखा वो हड़बड़ाकर वहां से उठी और बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई? सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू गार्डन में घूम रही थी, घूमते घूमते थक गई तो तूने सोचा अपने मॉन्स्टर के पास चली जाती हूँ और फिर तू टहलते हुए यहाँ पर आ गई। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सत्या अपनी जगह से उठा। मिष्टी पीछे की तरफ हटने लगी। सत्या उसके करीब आते हुए बोला, पूरी धरती पर जहां भी चली जाएगी ना, वहीं पर तुझे तेरा ये मॉन्स्टर मिलेगा। अब बता कितनी दूर जाएगी? मिष्टी तुरंत बोली, मेरे पास मत आइएगा। सत्या भी झट से बोला, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। मिष्टी गुस्से से बोली, यही तो प्रॉब्लम है कि आपको रोकने की हिम्मत नहीं है किसी के अंदर। मैं खुद आपको नहीं रोक सकती, औरों की तो बात क्या करूं। इसीलिए आप लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं। सत्या उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लोगों का तो पता नहीं लेकिन तेरा नाजायज फायदा तो मैं बहुत अच्छी तरह से उठाऊंगा बंगालन। तू एक बार सुधर जा, उसके बाद अगर मैंने तेरे बदन का हिस्सा हिस्सा ना बिगाड़ दिया तो मैं भी सत्या सूर्यवंशी नहीं। उसकी बातों का मतलब समझकर मिष्टी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि सत्या अभी भी उसके करीब आ रहा है तो उसने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्या उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और मिष्टी की पीठ दीवार से लगी हुई थी। सत्या उसके चेहरे पर झुका और बोला, मेरी एक बात अब तू कान खोल कर सुन ले। तू क्या चाहती है कि मैं इस कारखाने को ताला लगा दूं? मिष्टी चौंकते हुए बोली, कहना क्या चाहते हैं आप? सत्या ने कुछ नहीं कहा, बस तिरछा मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन किया और बोला, एक प्लेट खाने के अंदर लेकर आओ और खाना लाजवाब होना चाहिए। ये बोलकर उसने फोन काट दिया और वापस अपनी जेब में डाल लिया। मिष्टी तुरंत बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सत्या बोला, तेरा तो बाप भी खाएगा। मिष्टी गुस्से से बोली, मेरे बाप का नाम मत लीजिए। सत्या बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, लूंगा मैं तो। ससुर है वो मेरा, हिम्मत है तो रोक कर दिखा। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो सत्या से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। ना अब सत्या अपनी जगह से हिला और ना ही मिष्टी। वो दोनों तकरीबन 15 मिनट यूं ही अपनी जगह पर खड़े रहे। सत्या उसे गहरी नजरों से देखता रहा और उसकी गहरी नजरों की तपिश बर्दाश्त करना मिष्टी के लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वो ना ही सत्या से कुछ बोली और ना ही उसने कुछ खास रिएक्ट किया। तकरीबन 15 मिनट बाद केबिन का दरवाजा बजा और बाहर से शंभू की आवाज आई, भाव मैं अंदर आ जाऊं? सत्या चिढ़ते हुए बोला, यहाँ कौन सा मैं सुहागरात मना रहा हूँ जो तुझे मेरी इजाजत चाहिए? आ जा अंदर। ये बोलते हुए उसकी नजरें मिष्टी पर थी, जैसे वो सच में बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ हो। उसके मुंह से सुहागरात का जिक्र सुनकर ही मिष्टी का चेहरा हल्का लाल हो चुका था। शंभू ने सामने टेबल पर खाने की प्लेट रखी, जिसमें सच में बहुत अच्छा खाना था। 4-5 तरह की सब्जियां थी, 2-3 स्नैक्स भी थे। रोटी, पूरी और पराठा, तीनों चीज थी। साथ में दही और छाछ भी थी। मिष्टी ने एक नजर उस खाने की तरफ देखा और अगली ही पल एक गहरी सांस ली। थी तो वो भी इंसान ही अपनी भूख कब तक रोक सकती थी। बेशक से तकलीफ में 2-4 बार का खाना ना खाए, लेकिन उसके शरीर को भी खाने की जरूरत तो थी। सत्या शंभू की तरफ देखते हुए बोला, अब जब खाना पच जाएगा तब जाएगा क्या बाहर? शंभू तुरंत बोला, माफ कर दो भाई। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से चला गया। सत्या मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे सामने सोफे और टेबल की तरफ लेकर आया और उसे सोफे पर बिठाकर बोला, अब तेरे पास 2 ऑप्शन है। मिष्टी ने सवालिया नजरों से देखा। सत्या तुरंत बोला, इस कारखाने का एक दिन काम बंद, मतलब मेरा तकरीबन 10 लाख का घाटा और जो लोग इसमें काम करते हैं उनकी एक दिन की पगार कट। तुझे भी पता है इस कारखाने में कम से कम 1000 लोग काम करते हैं। अगर उन 1000 लोगों की पगार कटेगी तो मतलब उन लोगों को पैसों की कमी, और तुझे तो पता ही है कईयों का घर इस कारखाने से ही चलता है। उनके घर में रोटी ही तब पकती है जब उन्हें शाम को पगार मिलती है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो तेरे लिए खुद को भी नीलाम कर दूं। लेकिन अगर तूने ये खाना नहीं खाया तो आज कई घरों की रोटी नहीं पकेगी, और ये सत्या सूर्यवंशी का वादा है तुझे। उसकी बात सुनकर मिष्टी हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते मॉन्स्टर। सत्या तिरछा मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ बंगालन, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक अलग ही जुनून महसूस हो रहा था। मिष्टी रोते हुए बोली,
इस चीज की उम्मीद नहीं थी आपसे मॉन्स्टर। सत्या तुरंत बोला, तू मुझसे नफरत करेगी, मुझे भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। गुरूर था मुझे मेरी बंगालन के प्यार पर कि बेशक से पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मेरी बंगालन कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकती। पर तू कर रही है ना। जब तू मेरी उम्मीदें तोड़ सकती है तो मैं कौन सा पंडित हूँ जो अपना व्रत नहीं तोड़ सकता। तू मैदान में तो मैं भी तेरे साथ साथ। ये बोलते हुए उसके चेहरे की वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। मिष्टी की आंखों से आंसू लुढ़क गए और बोली, इससे तो मैं आपसे और भी ज्यादा नफरत करूंगी। सत्या तुरंत बोला, बेशक से कर ले पर खाना खा ले, वरना आज कई लोग भूखे सोएंगे। मिष्टी एक गहरी सांस लेकर बोली, आप पत्थर दिल हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं। खुद के लिए तो मैं आपका दिया पानी का एक घूंट नहीं पीती, लेकिन इस कारखाने के लोगों के लिए मिष्टी घोष कुछ भी कर सकती है। सत्या तुरंत बोला, मिष्टी घोष नहीं, मिष्टी सत्या सूर्यवंशी। मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगा लेकिन इस तरह की बदतमीजी नहीं। ये बोलते हुए उसका लहजा काफी कड़क हो चुका था। मिष्टी ने सामने प्लेट की तरफ देखा जिसमें पूरा खाना सजा हुआ था। उसने उस प्लेट को अपनी उंगलियों से छूकर अपने माथे से लगाया और फिर उसमें से खाना खाने लगी। एक एक निवाला उसे अपने गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से वीर की तस्वीर चलने लगी थी, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं, बस उन लोगों का ख्याल किया जो इस कारखाने में काम करते थे। कुछ तो उसके साथी ही थे। जब उनके साथ काम करती थी तो सब लोग मिलजुल कर काम किया करते थे। सब लोग मिष्टी को बहुत प्यार देते थे। उन सब लोगों के लिए मिष्टी भी कुछ भी कर सकती थी। उसने लगभग से आधे से ज्यादा खाना खत्म कर दिया। सत्या तुरंत बोला, अब बस कर सकती है। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, नहीं अब तो मैं इसे पूरा खाऊंगी ही। ये बोलकर उसने और ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया। उस प्लेट में खाना तकरीबन 2 से 3 लोगों के लिए था, लेकिन मिष्टी वो सारा खाना अकेली ही खाए जा रही थी। सत्या तुरंत बोला, बस कर बंगालन। मिष्टी गुस्से से बोली, आप मुझे रोक नहीं सकते। आप चाहते थे ना मैं ये खाना खाऊं तो बस अब मैं ये खाना पूरा खत्म करके ही रहूंगी। ये बोलकर उसने प्लेट को अपने हाथों में लिया और भी ज्यादा तेजी से खाने लगी। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। अचानक ही खाते खाते खाना मिष्टी के गले में अटक गया और जोरों से उसकी खांसी छूट गई। उसके हाथ खाने से भरे हुए थे। वो जोरों से खांसने की कोशिश कर रही थी लेकिन खांस भी नहीं पा रही थी। सत्या तुरंत उसके पास आया और उसके हाथों से प्लेट लेते हुए बोला, कहा था मैंने मत खा, लेकिन नहीं, तू कब मेरी बात सुनेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मिष्टी सत्या सूर्यवंशी की बात सुन ले। वो तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये बोलते हुए वो उसकी पीठ को थपथपा रहा था। मिष्टी की आंखें गहरी लाल हो गई। अचानक ही उसे वॉमिट आई तो सत्या ने तुरंत अपने हाथ आगे कर लिए थे। मिष्टी को वॉमिट आई तो नहीं लेकिन उसे वॉमिट जैसा फील जरूर हुआ था। अब वो अपनी गहरी नजरों से सत्या को देख रही थी जिसके हाथ अभी भी उसके आगे थे। उसे यूं देखते हुए मिष्टी की आंखों से आंसू बरसने लगे और वो तुरंत अपनी जगह से उठी। अगले ही सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाया और सामने से नैपकिन लेकर उसके हाथों को साफ करने लगा। मिष्टी सुबक सुबक कर रोए जा रही थी और सत्या चुपचाप उसके हाथों को साफ कर रहा था। सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज। मिष्टी सोफे पर बैठी थी और सुबक सुबक कर रो रही थी। सत्या उसके हाथों को साफ कर रहा था। मिष्टी अब तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे काम करना है। सत्या ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठाया और बोला, कारखाने को आग लगा दूंगा अगर अब तूने अपनी मर्जी चलाई तो। चुपचाप मेरे साथ घर पर चल, वरना मैं सच बता रहा हूँ मैं यहीं पर शुरू हो जाऊंगा। मिष्टी हैरानी से बोली, क्या क्या मतलब है आपका। मैं यहाँ पर शुरू हो जाऊंगा। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतनी तो मासूम नहीं तू कि तुझे समझ में नहीं आए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मिष्टी तुरंत बोली, मैं मासूम नहीं लेकिन आपकी तरह शातिर भी नहीं। सत्या हंसा और बोला, चल मैं शातिर ही सही, पर तू भी मासूम तो नहीं। उसकी बात पर अब मिष्टी कुछ बोल ही नहीं पाई। सत्या अपनी जगह से उठने लगा लेकिन फिर अचानक ही रुका और बोला, अच्छा सुन, कल घर में पूजा है। मैं जानता हूँ अभी फिलहाल तेरा दिमाग सटका हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पूजा में तू मेरे साथ बैठे। वो पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। मिष्टी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मुझे आपके साथ किसी पूजा में नहीं बैठना। सत्या तुरंत बोला, वो तो अम्मा तुझे खुद बैठा देगी। उनको पता है ये पूजा कितनी इम्पोर्टेंट है और हर साल होती है। पहले इसमें साक्षी बैठती थी लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, पर अब पहली बार मेरी अर्धांगिनी सच में मेरे साथ इस पूजा में बैठेगी। उसकी बात सुनकर मिष्टी के दिल को कुछ कुछ होने लगा। सत्या अब अपनी जगह से उठा और बोला, चला आजा घर चले।
तुझे घर छोड़कर मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मिष्टी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि कहाँ जाना है। लेकिन जब उसे अपनी हरकत का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। अगले ही पल सत्या मुस्कुराया और बोला, दारू का ठेका है, जो सूर्यवंशी लाइसेंस के अंदर आता है, लेकिन कुछ लोगों को खुजली मच रही है, तो उन्हें समझाने जाना है कि या तो वो अपनी खुजली का इलाज कर ले या फिर सत्या सूर्यवंशी स्पेशली उनके लिए वैद्य हकीम बनेगा। उसकी बात पर मिष्टी ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ पल उसे देखा और फिर बाहर की तरफ जाने लगी। सत्या उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर बोला, इतनी जल्दबाजी मत किया कर, मेरा हाथ थाम कर चल, तेरे साथ चलने का मजा ही कुछ हो रहा है। ये बोलकर वो मिष्टी को अपने साथ साथ लेकर जाने लगा और मिष्टी अपनी गहरी नजरों से उसे देखने लगी। उसका हाथ उस इंसान के हाथ में था जिसे वो खुद को पूरी तरह से सौंप चुकी थी, लेकिन अब उसका हाथ भी उसे उस शख्स के हाथ में बड़ा अजीब लग रहा था। सत्या उसे बाहर की तरफ लेकर आया। सब लोग मिष्टी को घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ अलग ही अजूबा देख लिया हो। सत्या उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, तुम लोगों को अपनी आंखों से प्यार नहीं किया? उसकी धमकी सुनकर सबने तुरंत मिष्टी पर से अपनी नजरें हटा ली। मिष्टी जीप में बैठी और सत्या ने अगले ही पल जीप कारखाने से बाहर की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर में वो लोग सूर्यवंशी हवेली पहुंच चुके थे। मिष्टी तुरंत जीप से बाहर निकली और अंदर की तरफ चली गई, जबकि सत्या अंदर ना जाकर वापस जीप को बाहर की तरफ ले गया। उसे अकेले हवेली के अंदर आते हुए देख बालकनी में खड़ी साक्षी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन तब तक मिष्टी सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में जा चुकी थी। लेकिन वो दरवाजा बंद करती उससे पहले ही साक्षी ने दरवाजे पर अपना हाथ रखकर उसे दरवाजा बंद करने से रोक दिया। मिष्टी ने हैरानी से साक्षी की तरफ देखा। साक्षी तुरंत बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? कारखाने से आए हो, जरा नीचे थोड़ा आराम कर लेती, फिर ऊपर आ जाती। तुम्हारे साथ तो सत्या भी नहीं आया, जिसके साथ तुम्हें रोमांस करना हो, इसीलिए तुम जल्दी में हो। मिष्टी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आपको मुझसे कोई काम है क्या? साक्षी अंदर की तरफ आते हुए बोली, काम तो कोई भी नहीं है, बस सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। वैसे एक बात बताओ, तुमने सत्या को अपने जाल में कैसे फंसाया? ऐसा भी क्या दिखाया उसे कि वो तुम्हारा दीवाना हो गया? मुझे छोड़कर उसने तुमसे शादी कर ली, तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का भी कत्ल कर दिया। कोठे पर चली गई थी, तुम उसे तो ये भी नहीं पसंद कि कोई उसकी चीज को हाथ लगाए, कोठे पर तो न जाने किस किस ने तुम्हें हाथ लगाया होगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिष्टी बोली, आपको मुझसे कोई काम है क्या? ये बोलते हुए अब उसका लहजा थोड़ा गंभीर हो चला था। साक्षी उसके बिल्कुल कब करीब आए और उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से बोली, तुम्हारी इतनी औकात है क्या जो मुझे तुमसे काम होगा? मिष्टी ने तुरंत कहा, जब मेरी इतनी औकात है ही नहीं कि आपको मुझसे कोई काम होगा, तो आप मेरे आसपास क्या कर रही हैं? मेरी इतनी औकात नहीं है ना कि आप मेरे पास आए, तो फिर यहाँ पर खड़ी क्यों है? आपकी औकात नीचे गिर गई या फिर मेरी औकात अचानक से बढ़ गई? उसकी बात सुनकर साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। आज तक मिष्टी ने कभी उसके सामने जुबान नहीं खोली थी, लेकिन आज उसकी जुबान कैंची की तरह चल पड़ी थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मेरे सामने जुबान चला रही हो तुम? मिष्टी ने तुरंत कहा, नहीं, मैंने तो बस सवाल पूछा है, जैसे आपने मुझसे सवाल किया वैसे मैंने कर लिया। क्या बात है, आपको मेरा सवाल करना बुरा लगा क्या? अगर इतना ही बुरा लगा तो फिर यहाँ पर क्यों खड़ी है? यहाँ से चली जाए। वो क्या है ना, मुझे जो इंसान अच्छा नहीं लगता मैं उससे दूर चली जाती हूँ, आपको भी यही करना चाहिए। साक्षी दांत पीसते हुए बोली, मेरे ही घर में मेरे ही सामने जुबान चला रही हो? मिष्टी ने तुरंत कहा, अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। साक्षी गुस्से से कांपते हुए बोली, यही तो मैं कर नहीं सकती। मिष्टी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, तो एक काम कीजिए, यहाँ से बाहर जाए, अपने कमरे में जाए, अपने पति के पास जाए, उनसे दो चार बातें कीजिए, दो चार सवाल उनसे कीजिए, वो आपसे सवाल करेंगे, आपकी जिंदगी शायद बेहतर हो जाए, क्योंकि मेरे आसपास रहने से, अपना मुंह गंदा करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इस घर को छोड़कर मैं जा नहीं सकती, और आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, अपने घटिया शब्दों से शायद मेरा दिल दुखा दे, लेकिन इससे ज्यादा आपको मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। साक्षी तुरंत बोली, सत्या के सिर पर उछल रही हो तुम? वो सत्या तुम्हारा साथ देता है तो कुछ ज्यादा ही बनने लगी हो तुम। मिष्टी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो जाया आप उनका साथ ले लीजिए, मैंने आपको मना तो नहीं किया, लेकिन अगर आप ही इतनी अच्छी होती तो उन्हें कभी मुझसे प्यार होता ही नहीं।
बीवी के होते हुए इंसान अगर दूसरी लड़की के पास, माफ कीजिए लड़की नहीं, रखेल के पास जाएगा तो कमी तो कहीं ना कहीं बीवी में भी होगी ना। उसकी बात सुनकर साक्षी के होश उड़ गए। मिष्टी ने खुद के लिए ही रखेल शब्द का इस्तेमाल कर लिया था, जिस शब्द से वो मिष्टी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी। जैसे आज वो शब्द भी मिष्टी पर बेअसर हो गया था। मिष्टी एक बार फिर से बोली, अब आप यहाँ से बाहर जा रही हैं या फिर मैं आपको छोड़ कर आऊं। साक्षी गुस्से से चिल्लाई, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलोगी। मिष्टी ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग से खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आए, और फिर बड़े ही प्यार से उसे दरवाजे से बाहर निकाल कर खुद नर्म होकर बोली, निकालूंगी नहीं, निकाल दिया। अगर गुस्सा आ रहा है तो जाइए, जाकर मॉन्स्टर को मेरी शिकायत कीजिए। किसी कोर्ट कचहरी में जाए और उन्हें कहिए कि मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और अंदर की तरफ आ गई। उसका चेहरा भी इस वक्त गुस्से से तमतमा रहा था। साक्षी की बेहूदगी की भरी बातें सुन सुनकर वो तंग आ चुकी थी, शायद इसीलिए उसके मुंह से ये सारी बातें निकल रही थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी दरवाजे के बाहर खड़ी गुस्से से कांप रही थी। ना सिर्फ सत्या, मिष्टी भी अब उसके सामने जुबान चलाने लगी थी, उसे जवाब देने लगी थी। जो बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तुरंत वहां से अपने रूम में वापस आए और आते ही उसने गुर्जर को कॉल लगा दिया। गुर्जर जो अपनी जीप में बैठा कहीं जा रहा था, उसने जैसे ही साक्षी का कॉल देखा उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। साक्षी सामने से गुस्से से गरजते हुए बोली, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे उस मिष्टी, उस बंगालन का खेल खत्म चाहिए। तुमने अभी तक उसका खेल खत्म नहीं किया। कब तुम उसका खेल खत्म करोगे? जब वो मुझे इस सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकाल कर फेंक देगी। गुर्जर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत कर, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत जल्दी तुझे वो बंगालन सिर्फ उस हवेली से नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर मिलेगी। एक बार पहले इस सत्या का हिसाब किताब कर लूं। ये बोलते हुए उसकी नजर सामने की तरफ थी, क्योंकि वो जीप चला रहा था और जिस शराब के ठेके के बारे में सत्या बात कर रहा था, वो शराब का ठेका गुर्जर ही अपने कब्जे में लेने के लिए तमाशा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सत्या अपनी जीप में था और उसके साथ ही शंभू और शमशेर दोनों थे। कुछ ही देर में वो उस ठेके पर पहुंचा जहां पर गुर्जर उससे पहले ही पहुंच चुका था और उसके आदमियों ने उस शराब के ठेके पर अपना हमला कर दिया था। वो अंदर की तरफ घुस चुके थे और वहां से सारी शराब की बोतलें निकालकर बाहर की तरफ फेंक रहे थे। सत्या जैसे ही वहां पर आया, उसके पैरों के पास एक बोतल लाकर गिरी और कांच पूरा उसके पैरों के सामने बिखर गया। अगले ही पल सत्या नीचे की तरफ झुका और उसने उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथ में उठाया और बोला, इतनी बड़ी गुस्ताखी। ये बोलते हुए वो उस कांच को अपने हाथ में रगड़ रहा था। तभी उसके कानों में गुर्जर की आवाज सुनाई दी, तुझे आने में थोड़ी देर हो गई सत्या, अब तक तो मेरे आदमियों ने तेरा आधा ठेका खाली कर दिया। सत्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तूने मेरी शराब की बोतलें तोड़ी है, मैं तेरे इन आदमियों को तोड़ूंगा। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहता है तो इन्हें खुद बाहर बुला, वरना मेरे आदमी अंदर जाएंगे और एक एक को अपने कंधों पर लेकर आएंगे। गुर्जर तुरंत बोला, अब तो देख ही लेते हैं किसमें कितना है दम। ये बोलते हुए वो सत्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। सत्या उसे गहरी नजरों से देखने लगा। अचानक ही गुर्जर ने अपने हाथों में मुट्ठी कसी और एक जोरदार मुक्का सत्या के चेहरे पर जड़ने लगा, लेकिन उससे पहले ही सत्या नीचे की तरफ झुका। अगले ही पल उसने वही साइड में गिरी हुई एक कांच की बोतल उठाए और ऊपर की तरफ उठाकर जोर से उस गुर्जर के सिर पर फोड़ डाला। गुर्जर की जोर से चीख निकल गई। मुंबई, सत्या के दारू के ठेके के बाहर जैसे ही सत्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल को गुर्जर के सिर पर फोड़ा, उसकी चीख निकल गई और सारी शराब नीचे जमीन पर बिखर गई। बोतल का कांच भी आधा गुर्जर के सिर पर जाकर लगा तो आधा नीचे जमीन पर बिखर गया। गुर्जर के सर से खून बहने लगा था। सत्या ऊपर की तरफ उठा और बोला, सोच समझ कर पंगा लेना चाहिए था तुझे गुर्जर, पर कोई बात नहीं, तूने पंगा लिया है तो चल तुझे सत्या के स्वैग से मिलवाऊं। ये बोलकर उसने एक झटके से गुर्जर को धक्का दिया। गुर्जर सीधा जमीन पर जाकर गिरा। अगले ही पल सत्या अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे शमशेर, शंभू और सत्या के बाकी आदमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे, लेकिन सत्या ने पलटकर उनकी तरफ देखा और अगले ही पल अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा दिया, जिसका मतलब साफ था कि उन लोगों को अंदर नहीं आना है। सत्या अकेला अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नजर उन सभी आदमियों पर थी जो वहां रखी हुई शराब की बोतलें बाहर की तरफ फेंक रहे थे। सत्या ने जैसे ही कदम अंदर की तरफ रखा, उसका वो भारी भरकम कदम सबको एक पल के लिए रोकने के लिए काफी था। सबकी नजरें अब सत्या पर टिक चुकी थी।
सत्या उन सब की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और फिर अगले ही पल एक एक कर वो सारे आदमी ठेके से बाहर की तरफ गिरने लगे। कोई नीचे जमीन पर जाकर गिरता तो कोई पहले से ही गिरे हुए आदमी पर जाकर फैल जाता। सबकी दर्द भरी चीख वहां पर गूंज रही थी। गुर्जर जो पहले ही जमीन पर अपने सर को लेकर बैठा था, उसकी नजर अपने आदमियों पर थी जो ठेके से इस तरह से बाहर आ रहे थे जैसे कोई केला खाकर छिलके बाहर फेंक रहा हो। उसका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वही शंभू और शमशेर दोनों ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। सत्या को बेशक से उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें भी तो कोई ना कोई काम करना ही था, इसीलिए वो उन आदमियों को धकेलते हुए पीछे की तरफ खींचने लगे ताकि जो बाकी आदमी है वो भी जमीन पर गिरने का आनंद ले सके। सत्या ने तकरीबन 10-12 आदमियों को इसी तरह बाहर की तरफ फेंका और फिर जब पूरा ठेका खाली हो गया तो खुद भी अपने हाथ झाड़ते हुए बाहर की तरफ आया। उसकी नजरें अब गुर्जर पर गई जो अभी तक अपनी जगह से उठा तक नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, क्या बात है, कमर टूट गई क्या? तू तो मर्द के भेष में जनाना निकला, एक ही बार में सर पकड़ कर बैठ गया। चल आजा, अगर मूड है तो तेरे बाकी के पुर्जे भी थोड़ा ठीक कर दूं। गुर्जर का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। सत्या मुस्कुराया और बोला, चल छोड़, पहले थोड़ा अपनी कमर को आराम दे दे, कहीं ज्यादा लचक गई तो चल फिर भी नहीं पाएगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर जो सार्कास्टिक एक्सप्रेशन थे उन्होंने गुर्जर को और भी ज्यादा तड़पा कर रख दिया था। सत्या ने शमशेर और शंभू की तरफ देखा और बोला, इन सारे आदमियों को ठिकाने लगा देना, जो मर गया हो उसे शमशान घाट और जो जिंदा हो उसे हॉस्पिटल। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए ही आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो रुका और अगले ही पल उसने वही जमीन पर गिरी हुई एक शराब की बोतल को उठा लिया जो ना जाने कैसे जमीन पर फेंकने के बाद भी टूटी नहीं थी। वो बोतल उठाकर जब वो आगे की तरफ बढ़ने लगा तो शमशेर उसे रोकते हुए बोला, भाव मैं दूसरी बोतल दे देता हूँ। सत्या तुरंत रुका और बोला, रहने दे, मैंने कौन सा पीनी है। ये बोलकर उसने वो बोतल अपनी कमर में अटका ली और तुरंत अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। शमशेर ने सवालिया नजरों से शंभू की तरफ देखा तो शंभू ने भी अपने कंधे उचका दिए। उसे भी नहीं पता था कि अगर सत्या को बोतल पीनी नहीं तो आखिर उसे उस बोतल का करना क्या है। वहीं दूसरी तरफ सत्या वापस सूर्यवंशी हवेली आया और अंदर जाने से पहले उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई उस बोतल की तरफ देखा जो वो ठेके से लेकर आया था। उसने उस बोतल को जीप पर जोर से मारा तो वो बोतल टूट गई। सारी शराब नीचे जमीन पर बिखर गई और उसका एक हिस्सा सत्या के हाथ में रह गया। अगले ही पल सत्या ने उस कांच को अपने हाथ से पकड़ा और उसे अपने हाथ पर रगड़ने लगा। उसके हाथ पर पहले से ही चोट लगी हुई थी और अब वो चोट और भी ज्यादा गहरी होने लगी थी। उसके हाथ से खून बहना बंद हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से उसके हाथ से खून बहने लगा था। सत्या मुस्कुराया और बोला, बंगालन, बेशक से तू जितना मर्जी कह ले कि अब तू मुझसे प्यार नहीं करती, तुझे मुझसे नफरत है, लेकिन आज तो मैं तेरा प्यार देखकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो मुस्कुराया और फिर अंदर की तरफ आ गया। उसके हाथ से टपकती हुई खून की बूंदें नीचे जमीन पर गिर रही थी। वो मिष्टी के कमरे में ना जाकर साक्षी के कमरे में आया। अगर वो सीधा मिष्टी के कमरे में जाता तो मिष्टी को शक हो जाता, इसलिए वो साक्षी के कमरे में आया था। लेकिन उसने जो काम करना था वो काम तो उसने कर ही दिया था। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी अपने कमरे में थी, लेकिन अब उसने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ आई। जैसे ही उसकी नजर नीचे जमीन पर गई वो हैरान रह गई। वहां पर खून की बूंदें थी जो लगातार नीचे जमीन पर बिखरी हुई थी और आगे की तरफ जा रही थी। उन खून की बूंदों का पीछा करते हुए मिष्टी जब आगे आई तो उसकी नजर सत्या के कमरे में गई, जहां पर वो खून की बूंदें भी जा रही थी। वो तुरंत अब सत्या के कमरे में आए और आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने ही सत्या खड़ा था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। उसका हार्ट जैसे एक पल के लिए हार्ट बीट स्किप कर गया। वो जल्दी से अंदर की तरफ आए और बोली, ये क्या हुआ आपको मॉन्स्टर? ये आपके हाथ पर चोट कैसे लगी? इतना इतना सारा खून, आपको दर्द नहीं हो रहा क्या? अगर चोट लगी है तो पट्टी करनी चाहिए ना, ऐसे तो सारा खून बह जाएगा। ये बोलते हुए उसने सत्या के हाथ को कसकर पकड़ हुआ था। सत्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही मिष्टी ने उसकी तरफ देखा उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट को छुपाया और बोला, वो कांच की बोतल लग गई थी। मिष्टी गुस्से से बोली, बेवड़े हैं क्या आप? कांच की बोतल से ऐसा भी क्या कर रहे थे आप? शराब पीनी है तो शराब पीजिए ना, बोतल के साथ खेल क्या रहे थे? पागल कहीं के। ये बोलकर उसने सत्या का हाथ छोड़ा और तुरंत बोली, दवाइयों का डब्बा कहाँ है? सत्या ने सामने की तरफ इशारा किया।
मिष्टी उसके इशारे को देखकर जल्दी से सामने की तरफ गई और वहां से दवाइयों का डब्बा लेकर आई। उसने पहले सत्या का हाथ अच्छे से साफ किया और फिर उसके हाथ पर पट्टी लगाने लगी। सत्या का तो पता नहीं उसे दर्द हो रहा था या नहीं, लेकिन मिष्टी का दर्द इस वक्त उसके चेहरे पर बयान हो रहा था। उसके हाथ पर पट्टी बांधने के बाद भी मिष्टी ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे दर्द हो रहा है। मिष्टी गुस्से से बोली, तो और क्या मजा आएगा? चोट लगने पर दर्द होता है, मॉन्स्टर मजा नहीं आता। अब दवाई लगाई है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे कहीं और भी दर्द हो रहा है। मिष्टी ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कहीं और भी लगी है क्या आपको? आप पागल है क्या? आपको कहीं और चोट लगी है और अभी तक आपने मुझे बताया नहीं। ये बोलते हुए अचानक से वो चुप हो गई थी क्योंकि सत्या ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया था और उसे गहरी नजरों से देखने लगा था। मिष्टी के रोंगटे खड़े होने लगे। उसने अपना हाथ सत्या के हाथ से छुड़ाना चाहा, लेकिन सत्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ हुआ था और वो उसके हाथ से अपने सीने को सहलाने लगा था। मिष्टी तुरंत बोली, मुझे जाने दीजिए मॉन्स्टर। ये बोलकर उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सत्या ने उसके करीब होकर उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, नहीं जाने दूंगा। पहले इस दिल के दर्द का इलाज कर। मिष्टी कांपती हुई आवाज में बोली, मेरे मेरे पास किसी दर्द का इलाज नहीं। सत्या उसे पीछे दीवार से लगाते हुए बोला, तेरे पास मेरे हर दर्द का इलाज है। मिष्टी ने एक बार फिर से कहा, दर्द तो आपने मुझे दिया है। सत्या भी बेहद गहरी आवाज में बोला, आजा मरहम लगा दूं। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने उसकी आंखों में देखा और सत्या उसके चेहरे पर झुकने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।